हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो है फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम है जैसे बीपीएससी टीचर वाला या अदर एग्ज़ाम कोई भी है, उसमें ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको देखना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चाहे क्लास 10th में पढ़ते हों या फिर अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रकाश कौन सा तरंग है। आप लोग जानते हैं प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय तरंग। तो याद रखना है प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, प्रकाश गमन करती है। आप लोग बताइएगा प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या होगा, सीधी रेखा में। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो है याद रखना है, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। इसको याद रखना है, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल क्या कहता है, अगला तीसरा नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। जानते हैं निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। अगला कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जानते हैं आप लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 गुना यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। याद रखना है इसको। अगला इसी प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जानते हैं आप लोग, 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, याद रखना है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जानते हैं समतल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। तो यहाँ पर याद रखना है समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से अगला, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जानते हैं सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, सीधा। कैसा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, सीधा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है, सीधा। ठीक है, होता है प्रतीत, सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण पूछता है सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। याद रखना है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। यहाँ पर दिया हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। याद रखना। दर्पण अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो जानते हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब को तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। याद रखना है इसको। अगला उसी प्रकार से है, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब कैसा बनता है, सीधा बनाता है और काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना है इसको भी। ठीक है, उसी प्रकार से 12 नंबर देखिए, दर्पण सूत्र। जाओ तो दर्पण सूत्र याद है आप लोग को, क्लास 10th में है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र इसको कहते हैं। अगला उसी तरह से, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग। जानते हैं अवतल दर्पण। कौन सा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। यहाँ पर याद रखना है दर्पण सूत्र में, यहाँ पर जो है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी तरह लेंस सूत्र जानते हैं, 1/v क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पर याद रखना है। ये कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र। यहाँ प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगला, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण। कार के में जानते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कार में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। किसी दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में के रूप में होता है तो वह दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। याद रखना। नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। ये जानते हैं बिंब की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि दर्पण के अनुसार जो सामने रखी गई वस्तु की बिंब की दूरी क्या होता है, बिंब यानी वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। क्या होता है, ऋणात्मक। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। याद रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखना इसको। फिर इसी तरह से, यदि किसी
वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस दर्पण की प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, याद रखना है इसको, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अगला कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जानते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा? दांत, आँख, कान, नाक को, गला को देखने के लिए जो है ये जो दंत चिकित्सक जो है यानी डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, जानते हैं। हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण। उसी प्रकार से कहता है गोलिया दर्पण में, गोलिया क्वेश्चन क्या है? गोलिया दर्पण परावर्तक, गोलिया दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है? गोलिया दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलिया दर्पण का द्वारक। अगला हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। जानते हैं हजामत के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस तरह से याद रखना। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक, तो यहाँ पर बोलने से ही याद रखना है। काल्पनिक कहिए या इसी को बोलते हैं आभासी। इसी को क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी। तो सी मतलब याद रखना है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब या कहिए इसी को आभासी, तो क्या बोलते हैं? सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा होता है, याद रखना है। अगला कहता है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जानते हैं? F = R/2 होता है। क्या होता है? F = R/2, इसको भी याद रखना। अगला क्या कहता है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जानते हैं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब रहता है तो जो है उसका प्रतिबिंब जो है बनता है कहाँ पर? सीधा, और बड़ा पाया जाएगा कब? जब ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी F के बीच में होगा तब। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? जानते हैं समतल दर्पण या उत्तल दर्पण से। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है, इसको भी याद रखना है। उसी प्रकार से अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। कौन सा? उत्तल दर्पण से। इस तरह से इसमें जो है हम लोग 27-28 ऑब्जेक्टिव किए हैं। अभी और ऑब्जेक्टिव है, 200 ऑब्जेक्टिव है टोटल इसमें। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। हम टोटल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है, याद रखना। तालाब का जल कम गहराई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब का जल जो है कम गहराई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। इसको याद रखना है आप लोग को। अगला कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, मात्रक विहीन। लेंस का जो है आवर्धन जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन, कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जानते हैं? 2। लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, ठीक है। उसी तरह दर्पण में एक ही तो फोकस होता है, लेकिन लेंस में 2 फोकस होता है। अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर होता है V/U। M बराबर क्या होता है? V/U। V मतलब हुआ क्या हुआ? प्रतिबिंब दूरी, U वस्तु की दूरी, H'/H इसी तरह से बोलते हैं, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक M का मान जानते हैं? M कहते हैं म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? अपवर्तनांक यानी म्यू। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, तो sin I/ sin R होता है, ठीक है। किसी अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जानते हैं हीरा का, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। किसका अपवर्तनांक? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? जानते हैं अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस लेंस को अपसारी लेंस, यहाँ अभिसारी था, यहाँ पर अपसारी। अप मीन्स फैलना, अवता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अवतल लेंस को। कौन सा? अवतल लेंस। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डी से सूचित करते हैं, डी से, यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में। जानते हैं आप लोग निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिकतम होती है।
शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग पसंद होता है? जानते हैं 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। एक लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता जो है 5 डायोप्टर हो जाएगा। इसको जो है 1/, यहाँ पर जो है 1/f करके फॉर्मूला से निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर 1/f, यहाँ पर 1 जो है ये 100 सेंटीमीटर मीटर में, यहाँ पर इस सेंटीमीटर में है, यहाँ पर जो है इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 5, यहाँ 20 है, इस तरह से भाग दे दीजिएगा तो कितना जाएगा? 5 डायोप्टर। इस तरह से 5 डायोप्टर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? जानते हैं मिट्टी का प्रयोग। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी कितना नियम? 2 नियम है। इस तरह से याद रखना है। अगला किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जानते हैं आप लोग अवतल लेंस में। कौन सा लेंस? अवतल लेंस में। कहता है ए क्या? ए एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर परमाणु की जो है त्रिज्या को जो मापते हैं एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, और परमाणु का नाभिक की त्रिज्या को मापते हैं उसमें फर्मी में। ठीक है, 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। यहाँ पर जो है एंगस्ट्रॉम जो है परमाणु की त्रिज्या जो है ये कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से एक उत्तल लेंस होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अगला, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? जानते हैं आप लोग? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? समान आकार का, यानी सी पर ही बने तो यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो उतना बराबर ही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अगला, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। कहाँ हो? जब फोकस और लेंस के बीच हो तो कहाँ बनता है? फोकस और लेंस के बीच हो तो ऐसा होता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? जानते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। याद रखना है। फोटोग्राफिक अदृश्य होता है, जानते हैं? उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। प्रकाश का चाल न्यूनतम जानते हैं? कांच में। ऑप्शन के अनुसार अगर वहाँ पर अगर कांच रहेगा तो कांच हो जाएगा सबसे अधिक। जानते हैं किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऑप्शन जिस तरह का रहेगा उसी तरह से मारना है वहाँ पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो यहाँ पर याद रखना है समान साइज का बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। स्नेल का नियम जानते हैं? sin I/sin r होता है। म्यू बराबर sin I/sin r। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही यही है। वही उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर रखने पर, क्या कहता है क्वेश्चन? उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। अगला, 25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता जानते हैं? इसको भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है 1/f करके जो अभी बताएं 1/, यहाँ पर 25 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर 1 मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए ना, ये भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ से 25, यहाँ पर कितना जाएगा? 4 इसमें हो जाता है, माइनस में हो जाता है अवतल लेंस में। याद रखना है। सॉरी, ये प्लस में रहता है, माइनस में नहीं। ये 4 ही डायोप्टर आएगा, 4 ही प्लस में ही रह जाता है इसमें। अभी तो बताए थे इस तरह का सवाल। अगला, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक जानते हैं? क्या होता है? 1.33। और हीरा का सबसे अधिक होता है। पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। याद रखना है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जानते हैं? उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब। याद रखना है। लेंस का बात किया यहाँ पर, दर्पण का नहीं किया है। ठीक है, दर्पण में भी बनता है लेकिन अवतल दर्पण में। यहाँ पर जो है लेंस का बात किया है। ठीक है, इस तरह से 59 नंबर तक हम देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक लेंस
की क्षमता 5 डायोप्टर है वह किस प्रकार का लेंस होगा। जानते हैं, इसको भी भाग दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर वाला आएगा, भाग दीजिएगा तो 1/f में इस तरह से 100/5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा। इस तरह से 1 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 1 मीटर के लिए 1 डायोप्टर ही रहेगा इसका 1/f। ठीक है, मीटर में यहाँ पर है ना, यहाँ पर मीटर में ही फार्मूला होता है, अभी बताए मीटर में ही रहता है। किसमें फार्मूला आता है, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदले तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया था, इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में रहेगा तो क्या होगा, मीटर पे जाएगा आंसर। इसको याद रखना। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर, मतलब ऑप्शन के अनुसार इसमें मारना है, सिर्फ याद रखना है। अगला देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जानते हैं आप लोग, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ करते हैं। तो सिंपल है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, जानते हैं आप लोग, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन सा दर्पण, केवल अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, केवल अवतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब, केवल अवतल दर्पण। किस दर्पण का बात किया, यहाँ पर लेंस का नहीं किया है, अवतल, उत्तल नहीं बनाता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, जानते हैं आप लोग, तीनों दर्पणों द्वारा, तीनों दर्पणों द्वारा। किस वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, उत्तल। कौन सा, उत्तल दर्पण द्वारा, वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। जानते हैं आप लोग, F बराबर R/2। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जानते हैं उत्तल दर्पण, यहाँ पर मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, याद रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। F बराबर R/2 इस शर्त है अवतल दर्पण और उत्तल दोनों के लिए सत्य होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन, इसी का परिभाषा है, तो इसको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक माध्यम ले लिए, यहाँ पर मान लीजिए हवा ले लिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सघन माध्यम लिए, कोई भी मान लीजिए पानी ले लिए, जल। इस तरह से प्रकाश की किरण आएगा, यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, इसको अभिलंब डालते हैं तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन जो है ये हवा से विरल, यानी विरल हुआ, ये सघन हुआ, ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम इसी तरह से होता है, ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी बताएं, यहीं पर यही था, जब विरल माध्यम से, अभी यहाँ पर जो बताएं, हवा जो था कौन सा माध्यम, विरल, और पानी कौन सा हुआ, सघन। तो यहाँ पर विरल से जब सघन में जाएगा तो यहाँ पर जो है अभिलंब की ओर, देखिए ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, एन फॉर नॉर्मल जो होता है अभिलंब, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है, वही कहता है अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। अगला, जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो सीधे यहाँ पर जो है निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या होती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी गहराई जो है उसका कम मालूम पड़ता है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, इसको याद रखना। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दूर चल जाएगा अभिलंब से। यहाँ विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, और दूर होगा कब, जब सघन से विरल में जाएगा। तो इसको याद रखना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का सैद्धांतिक होता है, मानव नेत्र जानते हैं 1/6 सेकेंड, ठीक है।
अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जानते हैं रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दिमाग सीधा कर देता है प्रतिबिंब को, ठीक है। हम लोग को सब कुछ उल्टा ही दिखता है, लेकिन मस्तिष्क जो है उसको सीधा कर देता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, जानते हैं कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। कौन, परितारिका। आँख का व्यवहार होता है, जानते हैं उत्तल लेंस की तरह। आँख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस। आँख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस, याद रखना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जानते हैं उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु, जानते हैं अनंत होता है। दूर के लिए अनंत, न्यूनतम बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। दूर के लिए कितना होता है, अनंत। न्यूनतम के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य दृष्टि के लिए, वयस्क के लिए दूर सुस्पष्ट मतलब अच्छा तरह से दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी लगभग कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेत्र बताया भी, वास्तविक और उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आँख जो है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब याद रखना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है आगे देखिए, अगला क्या कहता है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, उत्तल लेंस। किसका, उत्तल लेंस, याद रखना है। किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बनी होती है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी होती है। द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, जानते हैं दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि। आगे देखिए क्या कहता है, 88 नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट स्थित वस्तु का साफ नहीं, उस नेत्र को क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष। जो साफ नहीं देखा, सॉरी निकट दृष्टि दोष को साफ नहीं देखता ना, तो दूर दृष्टि दोष। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, जानते हैं न्यूनतम जो है विचलन जो है कौन सा, लाल होगा, विचलन लाल होता है न्यूनतम। किस रंग का विचलन, यहाँ पर अधिकतम कहेगा तो बैगनी का, कहेगा तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक, लाल का, और सबसे कम बैगनी का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार श्वेत रंग कितने मेल से बना होता है, जानते हैं 7 रंग। श्वेत रंग जो है 7 रंग का मेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। जानते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, जानते हैं बैगनी रंग का। स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुका हुआ नीचे की ओर बैजानी हाफिनाला जो रहता है, वहाँ पर जो है उसमें जो है सबसे अधिक किसका रहता है, बैगनी का, याद रखना बैगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, जानते हैं लाल हरा नीला, लाल हरा नीला होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या, तो लाल हरा नीला होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, याद रखना है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। अगला, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है, नीला। सबसे अधिक जो है नीला रंग परिकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं, तो नीला। उत्तर जो है नीला होगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, आ गया क्वेश्चन। अभी बताएं लाल रंग का किसका, और सबसे कम जानते हैं आप लोग प्रकाश के किसका, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है। अब 100 नंबर देखिए 101। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जानते हैं काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कैसा, काला। इस तरह से हमने जो है 100 क्वेश्चन
आज जो है बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 100 से आगे चलेंगे। 210 क्वेश्चन है टोटल। आप लोग इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।